कमर सीधी, आंखें बंद, फेस रिलैक्स पोजीशन में, शोल्डर चेस्ट रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे चेस्ट को फुलाते हुए। लंबा गहरा श्वसन लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। फेस बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर ले रहे हैं, दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ रहे हैं। इसी को मन में एकाग्र करके रखिए। इस बीच में मन में किसी प्रकार के बाहरी विचार नहीं आएंगे। मन में किसी प्रकार के बाहरी विचार नहीं, आपका ध्यान सिर्फ नासिकारंध्रों पे लगा हुआ। श्वास अंदर लेते समय और छोड़ते समय गरम और ठंडे की जो अनुभूति हो रही है उसके ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए। गरम और ठंडा। फेस बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर ले रहे हैं, दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास अंदर लेते समय हल्की सी ठंडक, श्वास छोड़ते समय हल्की सी गर्माहट। इसी को मन पे एकाग्र करके रखिए। मन में किसी प्रकार के बाहरी विचार नहीं। पूरा शरीर शिथिल अवस्था में रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी। चेस्ट के ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए। श्वास अंदर लेते समय और छोड़ते समय हमारा चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है और संकुचित हो रहा है। मन को लगा के रखना है। अब करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आगे खोलेंगे। बैठिए वज्रासन पद्मासन में, कमर को सीधा रखिए, कमर सीधे, आंखें बंद रखिए। फेस बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शोल्डर चेस्ट रिलैक्स। करेंगे कपालभाति। रेडी, इन स्टार्ट। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़िए, फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ना है। हर श्वास के साथ में पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर करते जाइए। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ेंगे। जोर से धक्का, जब भी कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो नाभि पर जोर से धक्का लगना चाहिए, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें करते जाइए कपालभाति का अभ्यास। चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, चेहरे की कोई मूवमेंट्स नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। आपको सिर्फ फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ना है। जैसे श्वास को छोड़ते हैं पेट अंदर जाना चाहिए और 1 सेकंड के अंदर 2 स्टॉप होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आप। 1 सेकंड के अंदर 2 स्टॉप, यानी कि 1 मिनट के अंदर 120 स्टॉप। 5 मिनट के अंदर 600 स्टॉप होना चाहिए। 5 मिनट आपको कपालभाति का अभ्यास करना है यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, और ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर है तो खूब कीजिए,
हाई ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। कि जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है कपालभाति में, और इनका हाई ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर अब बढ़ जाता है, काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए कपालभाति का अभ्यास करते समय ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर है नहीं है तो खूब करो, और ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर है तो मत करिए। लो ब्लड प्रेशर में से खूब करिए, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाएगा। कभी जब भी आपका कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर लें, 5 मिनट में आपका नॉर्मल हो जाएगा। करते जाइए, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़िए, हर श्वास के साथ में पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर करते जाइए। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ते जाएंगे, हर श्वास के साथ में पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर करते जाएंगे। 8 स्टॉप देने हैं आपको अंत तक। स्टॉप जो भी देते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं, 8 स्टॉप देते हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं, 8 स्टॉप देते जाइए। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ते जाएंगे, हर श्वास के साथ में पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर करते जाइए। फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ना है। जोर से, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखिए, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, करते जाइए। डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन लेना है, चेस्ट को फुलाते जाएंगे, फेस बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, करते जाइए कपालभाति का अभ्यास। डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे चेस्ट को फुलाते हुए। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, करिए 10 बार कपालभाति और 1 राउंड सूर्य नमस्कार प्राणायाम का कीजिए। 10 बार कपालभाति करो और फिर 1 राउंड सूर्य नमस्कार प्राणायाम का। स्टार्ट कर दो, आप मन में काउंटिंग करते जाइए। 10 बार कपालभाति करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार प्राणायाम, तब इसका 1 राउंड कंप्लीट होता है। 1 राउंड कंप्लीट तभी होगा। हमेशा जब भी पूरा करते तो चेस्ट को फुलाते हुए, चेस्ट को फुलाते हुए। सूर्य नमस्कार प्राणायाम में आपको पूरा कुंभक रेचक करना पड़ता है। मन में काउंटिंग करते जाते, कितने गिनने तक आपने पूरा किया, कितने गिनने तक कुंभक किया और कितने गिनने तक रेचक किया। पूरक से कुंभक 4 गुना और रेचक दुगना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखिए। पूरक से कुंभक 4 गुना और रेचक दुगना, करते जाइए। जबकि कुंभक करते हैं तो घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। घुटन महसूस इतना देर रोक के नहीं रखना है जिससे घुटन महसूस हो। आप क्षमता के अनुकूल किसी भी प्रकार की घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। जब घुटन महसूस हो तो रेचक आपका फटाफट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे योग में हम आगे चले जाते हैं, अभ्यास के द्वारा जाते हैं। जबरदस्ती इसमें कुछ भी नहीं होता। वापिस आ जाइए। वापिस आने के बाद 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन लेते जाइए चेस्ट को फुलाते हुए। अब करेंगे
सिर्फ सूर्यभेदन प्राणायाम के 5 राउंड, सिर्फ सूर्यभेदन प्राणायाम करना है, कपालभाति नहीं करनी है, ठीक है। बाकी के अपने म्यूट कर दीजिए प्लीज। दाई नासिका से पूरक, उसके बाद कुम्भक, उसके बाद रेचक, पूरा कुम्भक रेचक 1:4 का रेशो मेंटेन करना है आपको, 1:4 का रेशो मेंटेन करना है। करते जाइए। मन काउंटिंग, कितने गिनने तक आपने पूरा किया, कितने गिनने तक कुम्भक किया और कितने गिनने तक रेचक किया। पूरा कुम्भक रेचक में 1:4 का रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना है आपको। करते जाइए। इस बीच में मन में किसी प्रकार के भारी विचार नहीं आने चाहिए। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान मन में किसी प्रकार के भारी विचार नहीं। ऐसा फील करेंगे भारी विचारों की एक लाइन सी मंत्री आती है, सर के ऊपर से गुजरती आगे निकल जाती है। आपका ध्यान सिर्फ पूरक, कुम्भक और रेचक की क्रिया पर लगा हुआ है। मन ही मन काउंटिंग करते हुए आप अभ्यास कर रहे हैं। 5 राउंड करने हैं आपको प्राणायाम के। करते जाइए। वापस आएंगे। वापस आने के बाद लंबी गहरी सांस लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कीजिए। गले को संकुचित कीजिए। दोनों नासिकाओं से पूरक, दोनों नासिकाओं से रेचक। गले से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को मन को केंद्रित कीजिए। ध्वनि को मन को लगा के रखना है। मन में किसी भी प्रकार के भारी विचार नहीं। मन के अंदर किसी भी प्रकार के भारी विचार नहीं आएंगे। गले को मन को कंसंट्रेट कीजिए। पूरा रेचक करना है आपको। कंधों को टाइट मत कीजिए, हल्का सा प्रेशर डाल के रखते हैं श्वास नली के ऊपर। करते जाएंगे। पूरक और रेचक 5 राउंड के बाद वापस आएंगे। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम की दाएं हाथ की मुद्रा बनाएंगे। दाएं हाथ की मुद्रा बनाइए। बाईं नासिका से पूरक, दाएं से रेचक, दाएं से पूरक, बाएं से रेचक। तब इसका 1 राउंड कंप्लीट होता है। करते जाएंगे। बाईं नासिका से पूरक, दाएं से रेचक, दाएं से पूरक, बाएं से रेचक। करते जाइए। मन में काउंटिंग करते जाएंगे। कितने गिनने तक आपने पूरक किया, कितने गिनने तक रेचक किया। पूरक से रेचक दुगना हो रहा है कि नहीं। जब भी आप पूरक करते हैं तब चेस्ट के ऊपर मन को कंसंट्रेट करके रखिए। मन को चेस्ट के ऊपर लगाइए। पूरक करते समय देखते हमारा चेस्ट कितना एक्सपेंड हुआ, और जब रेचक करते तब उधर के ऊपर मन को कंसंट्रेट करके रखते।
देखते हैं उधर पे कितना प्रेशर आ रहा है, कितना दबाव आ रहा है उधर के ऊपर, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की मसाज हो रही है। चेस्ट जब भी एक्सपेंड होता है, हार्ट ऊपर की तरफ जाता है, आर्टरीज के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती है और हार्ट की मसाज होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर में आपको काफी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन स्मूथली करना है आपको, स्मूथली श्वास को धीरे धीरे पूरक और धीरे धीरे रेचक, पूरक से रेचक दुगना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। पूरक से रेचक दुगना। वापिस आ जाइए। वापिस आने के बाद हम बताएंगे शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाते हैं, एक बार देख लीजिए, वज्रासन, पद्मासन, यानी कंफर्टेबल पोजीशन। दांतों को आपस में मिला के रखते हैं, एक बार देख लीजिए, ये मिला के रखते हैं और जिह्वा को, अग्रभाग को सटा के रखते हैं दांतों के बीच में, मतलब ऊपर दांतों के बीच में, मतलब जीभ को अंदर नहीं फंसा के रखते, उन बीच दांतों के बीच में सटा के रखते हैं और इसी से पूरा करते हैं। हल्के से लिप्स खोल के रखते हैं, उसी से पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद दाएं हाथ को ले जाएंगे, दाएं हाथ से करेंगे कुंभक, यथाशक्ति कुंभक करने के बाद बाईं नासिका से फिर रेचक करते हैं। देख लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण सी सी की आवाज करते हुए, जब भी पूरक की क्रिया करते हैं तो सी सी की आवाज उत्पन्न होनी चाहिए। सर इसमें श्वास मुंह से लेते हैं नाक से लेते हैं? मुंह से, बता तो रहा हूँ, मुंह से, जीभ मुंह खोल के रखते हैं, बताया ना, लिप्स खोल के रखते हैं, जिह्वा को सटा के रखते हैं, फिर उसी आकृति से लेते हैं, पूरक करते हैं। मुंह से लेनी रहती है। कल भी मैंने आपको बताया था जब पढ़ाते समय कि जब भी शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मुंह, दांतों को सटा के रखते हैं, उससे जिह्वा का अग्रभाग सटा के रखेंगे, दांतों को मिला के रखते हैं, उसी आकृति से लेते हैं पूरक। ठीक है। उसके बाद कुंभक करते हैं, बाईं नासिका से रेचक करते हैं। करते जाइए, 5 राउंड कीजिए। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। सर दोनों नासिकाओं को बंद करके कुंभक करना है? हाँ, कुंभक दोनों नासिकाओं से ही होता है मैडम। अभी तक गलत कर रहे थे क्या? दोनों नासिकाओं को ही बंद रखते हैं कुंभक में, एक से तो बाहर निकल जाएगी ना श्वास आपकी। और ठीक है सर। अरे यार, दोनों नहीं हंस रहा आपकी बातों में। करते जाइए। अब इतने दिन से सिखा रहा हूं आपको कि कुंभक, जब भी आप कुंभक करते हैं तो दोनों नासिकाओं को बंद रखते हैं, और जब बंद लगाते हैं तब ठुड्डी को कंठकोप से लगा के रखते हैं, रस को खींच के रखते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं। सर एक बार आप करके बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बता दूं, बताओ क्या बताऊं? सर जैसे मुंह खोल के रखना है तो मुंह से और नाक से दोनों से सांस निकलनी है बाहर। नहीं, गलत निकल रही है। देखिए, जब भी आपने श्वास को अंदर लिया, ये ले ली, उसके बाद होठ बंद रखो, मुंह बंद रखो, फिर कुंभक करो, और यथाशक्ति कुंभक करने के बाद बाईं नासिका से छोड़ना। कहां से निकलेगी? मुंह तो बंद हो गया ना लेने के बाद। सर मुंह पूरा करने के बाद आपका मुंह बंद हो गया। ओके सर। पूरा करने के बाद मुंह को बंद करो, उसके बाद कुंभक करो। क्षमता अनुसार कुंभक करने के बाद बाईं नासिका से रेचक करना है, ठीक है? बंद नहीं लगाते ना? अरे बंद लगाते, लेकिन बाद में। पहले ये तो करना सीखो, पूरक से कुंभक 4 गुना, रेचक गुना। ये करोगे तभी तो बंद लगाएंगे सोनाली मैडम, ऐसे नहीं चलेगा। समझ के करो उसको। सर एक बार राइट से करते हैं, एक बार लेफ्ट से। नहीं, इसको मुंह से श्वास लेते हैं दादा। मुंह से श्वास लेने के बाद दोनों नासिका को बंद करते हैं, यानी कि कुंभक करते हैं, और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं एक बार दाएं से छोड़ो, एक बार बाएं से छोड़ो, बाएं से ही छोड़ते हैं। सर कुंभक कितनी देर करना चाहिए? क्षमता अनुसार मैंने कहा होता है, पूरक से कुंभक 4 गुना, रेचक दुगुना। हर प्राणायाम में यही रहता है। अच्छा, यही रेशो मेंटेन करना है। पूरक से कुंभक 4 गुना, रेचक दुगुना, हर प्राणायाम में यही रहता है। कोई भी आप प्राणायाम करते हैं जी, थैंक यू। ठीक है, कीजिए।
चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाएंगे। खोल दीजिए, आसन खोलिए, पैर सीधे कीजिए, पैर के पंजों को मूवमेंट्स कीजिए, घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे लेग मसल्स आपकी रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे, करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों हाथों को साइड ले ऊपर की तरफ, कंधों की सीध में, उल्टा हाथ ले आते, हाथों को मिलाइए, ये सामने, हाथों की बनाइए नमस्कार मुद्रा। उसके बाद दोनों हाथों को मिला लीजिए, कोनियां मिलाइए हाथों की, ऊपर ले आइए, कान से मिलाएंगे, हाथ खोल देंगे, हाथों को ले जाएंगे पीछे, गर्दन बिल्कुल नीली छोड़िए, कमर को ऊपर की ओर प्रेस कीजिए, गर्दन नीली छोड़ देंगे, हाथ ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएंगे और कान से सटे हुए रहेंगे, आपके हाथ कोनी से सीधे रहेंगे, कान से सटे हुए और कोनी से सीधे। उसको सामने देखते हुए आगे को झुकना है, सामने देखते हुए आगे को झुकते जाएंगे, दोनों हाथों से पैर की पुलियां पकड़ेंगे, माथा घुटने से लगाइए, माथा घुटने से लगाना है। नेक पोजीशन के लिए दोनों हाथ जमीन के ऊपर रखिए, लेफ्ट लेग प्लेट पीछे, दोनों हाथों के बीच में रखिए, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में गर्दन ऊपर ले आओ। अब दूसरे पैर को ले आइए, इस पोजीशन में दोनों पैर और बटक सर का पीछे का भाग एक चीज में रहेगा, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। ऊपर की ओर देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर की ओर देखना है। बटक की सीध में है कि नहीं, सर और बटक एक चीज में रहते हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद घुटने मोड़िए, कोनियां मोड़िए, थोड़ी जमीन के ऊपर रखिए, इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। अब पैर सीधे कीजिए, माथा जमीन के ऊपर रखिए। अब धीरे धीरे गर्दन उठाई ऊपर की तरफ, नाक थोड़ी जमीन से स्पर्श करते हुए, गर्दन हाथ कोनी से सीधे कर दीजिए, कमर को प्रेस कीजिए नीचे की ओर, गर्दन ऊपर ले आओ, इससे गले के ऊपर अधिक से अधिक खिंचाव महसूस हो। नेक पोजीशन, गर्दन को अंदर ले आइए, गर्दन को अंदर ले आइए, दोनों पैरों को जमीन पर रगड़ते हुए बॉडी की तरफ लाओ, जमीन पर रगड़ते हुए बॉडी की तरफ लाएंगे। नेक पोजीशन, लेफ्ट लेग लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में फिर से रखिए, गर्दन को ऊपर ले आइए, थोड़ी को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, जिससे गले के ऊपर अच्छे से खिंचाव महसूस हो। दूसरे पैर को लाएंगे, दोनों पैर मिलाइए, पकड़ी पैर की पुलियां पीछे से पकड़िए, सामने से नहीं, पीछे से पकड़ो, हाथ पीछे ले आओ, प्रेस कीजिए, गर्दन चेस्ट एक साथ नीचे की तरफ, जिससे माथा घुटने से टच हो जाए। नेक पोजीशन, दोनों हाथों के लिए पीछे की ओर ले आइए, गर्दन के लिए छोड़िए, कमर को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, गर्दन के लिए कमर को प्रेस करते जाइए, ज्यादा पीछे को प्रेस करना है। वापस आने के बाद दोनों हाथों को लेंगे सामने, हाथों की नमस्कार मुद्रा, हाथों को अंदर से घुमाते हुए ऊपर ले आएंगे और साइड से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दंडासन में विश्राम, दोनों हाथों को पीछे ले आइए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़िए, गर्दन को ऊपर ले आइए और डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लीजिए। एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी, ध्यान से करो, जरा समझ समझ के करिए इसे। दोनों हाथों को लिए इस साइड से ऊपर मिलाएंगे, हाथों को
सामने ले आइए, हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों कोनियां मिलाइए, हाथों को ले आइए ऊपर, हाथ कोनी से सीधे छोड़िए, हाथ को खोल दीजिए, ले आइए पीछे की तरफ, गर्दन ढीली छोड़िए, कमर को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, ले आइए पीछे। अब सामने देखते हुए आगे को झुकते जाइए, सामने देखते हुए आगे को झुकेंगे, दोनों हाथों से पैर की पीढ़ियां पकड़िए, माथा घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, माथा घुटने से लगाना है। अब दोनों हाथ जमीन के ऊपर रखिए, लेफ्ट लेफ्ट ले पीछे, गर्दन को ऊपर ले आएंगे, चिन को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ। अब दूसरे पैर को लेके आएंगे, बटक सर एक सीध में रहेगा आपका, सर का पीछे का भाग बटक एक सीध में, ऊपर की ओर देखिए। अब दोनों घुटने मुड़ेंगे, कोहनियां मुड़ेंगे, थोड़ी जमीन के ऊपर रखिए, बटक जमीन से उठा हुआ रहेगा, थोड़ी जमीन के ऊपर। नेक्स्ट पोजीशन के लिए पैर सीधे कीजिए, माथा जमीन पर रखिए। अब धीरे धीरे गर्दन उठाए ऊपर की तरफ, गर्दन उठाएंगे, पीछे ले आइए। नेक्स्ट पोजीशन के लिए गर्दन ले आएंगे अंदर, बटक ऊपर ले आइए, ऊपर ले आएंगे, दोनों पैरों को जमीन पर रखते सर की तरफ लाइए, लेफ्ट लेफ्ट लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में रखिए। अब राइट लेग को लेके आएंगे, माथा घुटने से लगाइए। नेक्स्ट पोजीशन के दोनों हाथों को ले पीछे ले जाएंगे, पीछे गर्दन ढीली छोड़िए, कमर को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पोजीशन, हाथों की नमस्कार मुद्रा ले आइए सामने, हाथों को अंदर से घुमाते हुए ऊपर ले आइए, साइड से वापस आ जाएंगे, वापस आने के बाद बैठ जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे, करेंगे शवासन। शवासन कीजिए, दोनों पैरों बंद रखिए, दोनों हाथ साइड में, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिससे लेग मसल्स आपकी रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, लेग मसल्स रिलैक्स पोजीशन में। दोनों पैरों को लाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे अर्धहलासन, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, 30 डिग्री एंगल, 45, 60, then 90। 90 पाने के बाद पैर घुटने से सीधे, हाथ कोहनी से सीधे, निगाह पैर के मुट्ठों की तरफ और स्थिर अवस्था में रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, एक जगह रोक के रखना है। धीरे से वापस आने के बाद 60 डिग्री एंगल पर रुकेंगे, 45, 30, देन कम बैक। वापस आने के बाद करिए रिलैक्स शवासन में, डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन लीजिए, चेस्ट को फुलाते जाएंगे, धीरे से आगे खोलेंगे,
एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैर उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, 45 डिग्री एंगल पर रोके रखिए, पैर घुटने से सीधे, हाथ कोहनी से सीधे, निगाह पैर के घुटनों की तरफ। लोअर एब्डोमेन के ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए, कितना खिंचाव महसूस हो रहा है नाभि से नीचे के भाग पर, अनुभव करते जाइए कितना खिंचाव महसूस हो रहा है। पैरों को घुटने से सीधा रखना, पैरों को मोड़ेंगे नहीं, सीधे रखिए, इस स्थिर अवस्था में रुके रहिए, फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए। वापस आने के बाद करेंगे रिलैक्स, शवासन, डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन, धीरे से आंखें खुलेंगी, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे विपरीत करणी आसन, दोनों पैर उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, 30 डिग्री एंगल, 45, 60, then 90 डिग्री एंगल पे आने के बाद दोनों हाथों को जमीन प्रेस कीजिए, पैरों को ले जाइए बटक की सीध में, पैर बटक की सीध में पहुंचने के बाद दोनों हाथ बटक के ऊपर रखिए, पैरों को सीधा कर देंगे, पैर सीधे कीजिए और इस स्थिर अवस्था में रुकी रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोक के रखना है, इस स्थिर अवस्था में, इससे रुके रहिए। देखिए विपरीत करनी में कंधों के ऊपर वेट आता है, गर्दन के ऊपर वेट आता है और कोहनियों के ऊपर वेट आता है, लेकिन सर्वासन में वेट नहीं आता इन सब में। इससे रुके रहेंगे, फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। वापस आने के लिए दोनों पैरों को लेकर पीछे, बटक की सीध में, दोनों हाथ जमीन के ऊपर रखेंगे, पैर बटक की सीध में आने के बाद दोनों हाथ जमीन के ऊपर और हाथों के सपोर्ट से बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। 90 पाने के बाद हर एंगल पर रुकते हुए, 90 डिग्री, उसका 60 डिग्री, 45, 30, then come back। वापस आने के बाद करें रिलैक्स शवासन में। शवासन में आते ही लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन लेते जाएंगे, चेस्ट को फुलाते हुए, धीरे से आगे खुलेंगे, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब दोनों हाथों को ले आइए, दोनों हाथों को ले पीछे, दोनों हाथों के सपोर्ट से गर्दन को मोड़िए, सर का बीच का भाग जमीन के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड जमीन के ऊपर रखना है। उसके बाद दोनों हाथ रखिए जंघा के ऊपर, इससे रुके रहिए, गले के ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए, खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है गले के ऊपर, पीछे देखिए सर्वाइकल के शेर पे कितना प्रेशर आ रहा है, चेस्ट आपका कितना एक्सपेंड हुआ, नाभि के दोनों तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं, अनुभव लेते हुए करना है। जो हमने आसन किया उसके करते समय शरीर पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है इसका। वापस आने के लिए दोनों हाथों को लेंगे पीछे, हाथों के सपोर्ट से गर्दन को सीधा किया, सीधा करने के बाद करेंगे शवासन। गर्दन को दाएं बाएं ले जाइए, दाएं बाएं ले जाएंगे, इससे आपकी नेक मसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। धीरे से आगे खुलेंगे, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे
पवन मुक्ताशर, दोनों पैरों घुटनों से मोड़ लाइए, घुटनों को ले आएंगे चेस्ट की तरफ, चेस्ट की तरफ ले आइए, उसका हाथों को बनाइए फिंगर लो, पूरा प्रेस कीजिए चेस्ट की तरफ। प्रेस करने के बाद धीरे धीरे गर्दन उठाइए ऊपर की ओर, गर्दन उठाइए और अपनी थोड़ी टच करने की कोशिश कीजिए दोनों घुटनों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी को टच करना है, इससे रुकी रहेंगी। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आपको एक जगह रुक के रखना है स्थिर अवस्था में, इससे रुकी रहिए। श्वास आपकी चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं। वापस आने के लिए सबसे पहले गर्दन जमीन के ऊपर, हाथों का फिंगर लॉक खोलेंगे, पैर सीधे कर देंगे, सीधे करने के बाद करेंगे रिलैक्स शवासन में। डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लेते जाइए। अब करेंगे नौकासन, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधे। अब दोनों हाथों को, पैरों को, गर्दन को उठाइए एक साथ ऊपर की तरफ, दोनों हाथ, पैर, गर्दन, हाथ कोने से सीधे रखिए, पैर घुटने से सीधे, निगाह पैर के घुटनों की तरफ और इस स्थिर अवस्था में रुकी रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आपको एक जगह रुके रखना है स्थिर अवस्था में, इससे रुके रहिए। निगाह पैर के घुटनों की तरफ, हाथ कोने से सीधे, पैर घुटने से सीधे, पैर के अंगूठे और सर का भाग एक चीज में रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। पैर का अंगूठा और सर का भाग एक चीज में रहना चाहिए। हाथ कोने से सीधे रखने, इस स्थिर अवस्था में रोक के रखना है। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद करेंगे शवासन। डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी। अब करेंगे हलासन, दोनों पैरों को उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, 30 डिग्री एंगल, 45, 60, then 90। 90 पे आने के बाद दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस कीजिए, पैरों को ले पीछे, दोनों पैरों को जमीन पर टच करना है। पैर जमीन पर टच होने के बाद दोनों हाथों को लेंगे पीछे, हाथों को बनाएंगे फिंगर लॉक, सर से सटा के रखिए, सर से सटा के रखना है। पैर घुटने से सीधे रखिए, जिनके पैर जमीन पर टच हो जाते हैं वही हाथ पीछे ले जाते हैं, और जिनके पैर जमीन पर टच नहीं होते दोनों हाथ बटक के ऊपर रखते हैं। दोनों हाथों से बटक को प्रेस करते जाइए, पैर घुटने से सीधे रखिए, दोनों हाथों से बटक को प्रेस कीजिए। धीरे धीरे पैर आपके जमीन के ऊपर जाएंगे, घुटने आपके कंठकूप से लग जाएगी, इससे रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोक के रखना है इस स्थिर अवस्था में। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों लाएंगे सामने, हाथों के सपोर्ट से बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए। एक एक बड्डी वाला जमीन के ऊपर आएगा, पैर घुटने से सीधे रखेंगे, पैर घुटने से सीधे। 90 डिग्री पे आने के बाद हर एंगल पर रुकते हुए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, देन कम बैक। वापस आने के बाद करें रिलैक्स शवासन में। डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लेते जाएंगे, चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों पैरों को मिलाइए, धीरे से बॉडी टर्न कर दीजिए, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाइए,
दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन के ऊपर। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कोनियों से मोड़ के लाइए, रखेंगे कंधों की सीध में, दोनों कोनियां शरीर से सटी हुई, माथा रखेंगे जमीन के ऊपर। अब धीरे धीरे गर्दन उठाई ऊपर की तरफ, नाक थोड़ी जमीन से स्पर्श करते हुए, नाक थोड़ी जमीन से स्पर्श करते हुए ऊपर की उठाना है। गर्दन टच, दोनों कोनियां सटी रहेंगी। ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए। फेस बिल्कुल रिलैक्सेशन में, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। श्वास आपकी चलती रहेगी और इसी पोजीशन में, इस स्थिर अवस्था में रुकी रहेगी। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। गले के ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए, कितना खिंचाव महसूस हो रहा है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो चिन को ऊपर की ओर प्रेस करते हैं, जिससे जिनको एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी चिन को ऊपर की ओर प्रेस करते हैं, जिससे फैट कम होता है, थायराइड में बहुत लाभ देता है। धीरे से वापस आ जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद करेंगे रिलैक्स मकरासन। मकरासन में आते फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लेते जाएंगे। चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, हाथों की मुट्ठियां बंद, थोड़ी जमीन के ऊपर रखिए। अब दाएं पैर को उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ। दाएं पैर को उठाइए, पैर घुटने से सीधा, पैर घुटने से सीधा रहेगा, इससे रुकी रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आपको एक जगह रुक के रखना है स्थिर अवस्था में। पैर दाएं बाएं झुका हुआ नहीं, ठीक जंघा की सीध में रहेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। पैर आपका ठीक जंघा की सीध में, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं बिना घुटना मुड़े हुए उतना ले जाएंगे, लेकिन घुटना मुड़ेगा नहीं। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद करेंगे दूसरी साइड से। बाएं पैर को उठाइए, पैर घुटने से सीधा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले आएंगे, इस स्थिर अवस्था में रुकी रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। इसमें भी देखना है पैर दाएं बाएं तो नहीं झुका हुआ, ठीक जंघा की सीध पे कि नहीं। इसी पोजीशन में रुके रहेंगे, श्वास आपकी चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद करेंगे रिलैक्स मकरासन। मकरासन में रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लेना है। चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, हाथों की मुट्ठियां बंद, थोड़ी जमीन के ऊपर। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर जंघा को नीचे भी रख सकते हो बिगिनिंग में। दोनों पैरों को उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। पैरों को उठाइए, पैर घुटने से सीधे, पैर घुटने से सीधे रखने, ज्यादा से ऊपर ले जाएंगे। नाभि से ऊपर तक का भाग उठाते हैं, नाभि जमीन के ऊपर रहती है, स्थिर रुकी रही। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आपको एक जगह रुक के रखना है स्थिर अवस्था में। श्वास आपकी चलती रहेगी, श्वास को रोकेंगे नहीं। पैर घुटने से सीधे रखने, पैरों को घुटने से मोड़ते नहीं है। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद करें रिलैक्स मकरासन। दोनों पैरों में जरा अंतर रखिए, पंजे बाहर की तरफ, कीड़े अंदर। दोनों हाथों को लेंगे सामने, दाएं हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ दाहिने कंधे के ऊपर। हाथों की कैंची जैसी आकृति, उसके बीच में सर को रखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन लेंगे।
एक बार फिर से कीजिए सलवासन। गलत कर रहे थे आप। जिन लोगों के पैर नहीं उठते वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके जंघाओं के नीचे रखिए, जंघाओं के नीचे रखिए। एक बार कीजिए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, हाथों की मुट्ठियां बंद, थोड़ी जमीन के ऊपर। उठाइए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। पैर मुट्ठी से सीधे रखिए, मोड़ने नहीं है। जितना जा सकते उतना ही ले जाइए, लेकिन पैरों को मोड़ेंगे नहीं। एक पोजीशन लेने के बाद उसी ठुड्डी जमीन पर रहती है, चिन को जमीन पर रखना है, गर्दन को नहीं उठाएंगे, थोड़ी जमीन के ऊपर। इस स्थिर अवस्था में रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोके रखना है स्थिर अवस्था में। वापस धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद करें रिलैक्स मकर आसन में। दोनों पैर अंदर रखिए, हाथों को लेंगे सामने, लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए लंबा गहरा श्वसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, धीरे से करवट लेके उठ के बैठ जाइए। करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। अब आपको एक और नया आसन बताता हूं, धनुरासन। धनुरासन क्या बोले सर? धनुरासन, धनुष वाला, ओके धनुष, ओके। धनुरासन। इस आसन को धनुरासन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस आसन की अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद हमारे शरीर की आकृति कुछ कुछ अंशों में धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे धनुरासन के नाम से जाना है। इसे कैसे करते देख लीजिए। सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन के ऊपर। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मोड़ के लाते हैं। मोड़ने के बाद उसके बाद दोनों हाथों से पैर के मुट्ठे, पंजे, टखने, जो भी आसानी से पकड़ सकते पकड़ेंगे। बिगनी में पंजे पकड़ के रख सकते हैं, फिर अंगूठा पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, उसका गर्दन, देन चेस्ट। पैरों को चार से ऊपर की ओर फेंकते हैं और इसी पोजीशन में स्थिर अवस्था में रुके रहते हैं। गर्दन को लेते ऊपर की तरफ और दृष्टि सामने की ओर रखते हैं। देखना है सामने की ओर, ऊपर की ओर नहीं देखते। इसी पोजीशन में रुके रहते। धीरे से वापस आते समय वापस आने की बात करेंगे मकर आसन। दोनों पैर अंदर, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर, पूरा शरीर ढीला, लंबी गहरी सांस लेते हैं, चेस्ट को फुलाते हुए। इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं समझ लीजिए। देखिए, जब भी पैरों को घुटने से मोड़ के लाते हैं, सबसे पहले अपने दोनों हाथों से दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा या पंजा पकड़ के अंगूठा पकड़ के देखिए एक बार। ये अंगूठा पकड़ने के बाद दोनों पैरों को ले जाते ऊपर की तरफ। इसमें पैरों को सर की तरफ नहीं खींचते, ऊपर की ओर फेंकते हैं, ध्यान रखना है। आप सोच रहे हो कि पैरों को सर की तरफ खींचते, सर की तरफ नहीं खींचते, ऊपर की ओर फेंकना रहता है। गर्दन को ले जाते ऊपर की तरफ, इसी पोजीशन में इससे रुके रहते हैं। इससे रोक के रखना है। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। इसमें से दोनों में से कोई पोजीशन कर सकते हो आप। अंगूठे पकड़ के भी कर सकते हो। देखिए, अंगूठा पकड़ के इसकी फाइनल पोजीशन है और पंजे पकड़ के वो भी पोजीशन है। लेकिन पंजा पकड़ के नहीं कर पाते
तो अंगूठा पकड़ के नहीं कर पा रहे तो पंजे पकड़ के करिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि हम पैरों को सर की तरफ खींच रहे हैं तो कभी नहीं होगा आपका। पैरों को आपको ऊपर की ओर फेंकना है, सर की तरफ खींचना नहीं है, ऊपर की ओर फेंकेंगे और हाथ कोने से सीधे रहेंगे। ऊपर ले जाते समय पैर जब ऊपर जाएंगे हाथ कोने से सीधे देखिए, watch.atasky.com के साथ अपने हाथ कोने से सीधे और चंद्रमा, देखिए। इन तीनों की जो त्रिकोणीय ऊपर ले आएंगे। खासतौर से चंद्रमा का जो मूवमेंट है, अरे यार ये कहां से शुरू कर दिया किसने? लिस्ट बनाई बाबर। लेवल से नहीं अरे यार ये कौन टीवी चला तो दिया किसने अपनी विद्या करवे कोई है, विद्या करवे सिस्टर पर है। ये विद्या मैडम कौन है यार? आप क्या कर रहे हो? आप 10वीं तिथि में कलम्बी के साथ का सेवन नहीं टीवी करें, चला रहे हैं यार उनके घर पे। जो पानी के सोर्स के पास पाई जाती है। सर म्यूट कर दीजिए, इनको चालू करके चले गए शायद। यही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद एकादशी तिथि लग गई, इसको ऊपर यार कैसे करते हैं? कल शाम 5:30 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिंदी का सेवन यानी सेम का सेवन। गजब करते हैं यार। अब टीवी कैसे बंद करूंगा? सर रिमूव कर दीजिए उन्हें सर, इस तरह सर रिमूव कर दीजिए। आज कलम्बी नहीं खानी है। इतना डिस्टर्ब करते हैं, घर में मना क्यों नहीं करते यार? टीवी नहीं चलाए तो साउंड नहीं आना चाहिए, सबका डिस्टर्बेंस होता है। चलिए सर देखना सामने की तरफ है ना इसमें? हाँ, सामने की तरफ पूरा गर्दन मोड़ने के बाद सामने की ओर देखते, ठीक है। इधर उधर नहीं देखते। जिनको लिगामेंट प्रॉब्लम हो उनको करना चाहिए कि नहीं? हाँ, जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो घुटने नहीं मुड़ते, लीगामेंट फ्रैक्चर हो गए हैं तो उनके घुटने नहीं मुड़ते। जिनके घुटने नहीं मुड़ते वो कैसे करेंगे? यस। तो जिनके घुटने बहुत ज्यादा स्टिफ हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, उनके घुटने नहीं मुड़ते। जबरदस्ती मोड़ेंगे तो घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा आपको। सर जिनको ऑपरेशन उन्हें करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो तो बैक नहीं साइड सर, पेट का डिलीवरी वाला ऑपरेशन सर। डिलीवरी वाला कर सकते हैं, डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी से आपके 3 महीने हो गए हैं, कोई भी आसन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे बॉडी पे क्या होता है वो समझ लीजिए। क्योंकि जब भी इसकी फाइनल क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो आपका चेस्ट एक्सपेंड होता है, रिब्स एक्सपेंड होती है, लंबर का भाग अंदर जाता है जिससे इंटरनल प्रेशर आता है, आपकी थाई मसल के ऊपर प्रेशर आता है, हाथ के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, दोनों हाथों पे खिंचाव उत्पन्न होता है, गर्दन के पीछे भाग पर प्रेशर आता है बराबर। क्योंकि जब भी इसमें चेस्ट एक्सपेंड होता है, रिब्स एक्सपेंड होती है, आर्टिस के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है और हार्ट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक तो जो पसलियां कमजोर पसलियां हो जाती हैं, खासकर जो टीबी के मरीज रहते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट रहते हैं, उनकी रिब्स जो कमजोर हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, इसलिए वो श्वास न ले पाते न छोड़ पाते। ऐसे लोगों की फ्लेक्सिबल हो जाती है, ये सुदृढ़ तथा लचीली बनाता है। कमजोर पसलियों को सुदृढ़ तथा लचीली। दूसरा, इस आसन की अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आर्टरीज के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, हार्ट ऊपर की तरफ जाता है, हार्ट की मसाज होती है। ये तो हार्ट के प्रॉपर फंक्शन होते हैं जिससे आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, और है तो उससे करने से लाभ मिलता है। दूसरा, आर्टरीज के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वो धीरे धीरे, ये आसन है और भी कुछ आसन है, उनके अभ्यास से धीरे धीरे कम होता जाता है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जब भी आपका हार्ट पंपिंग करेगा, आर्टरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होगा। यदि आर्टरीज ब्लॉक है आपकी, फिर आप जब हार्ट पंपिंग करता है तो आपको आर्टरीज के ऊपर प्रेशर आता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है और हार्ट फेल हो जाता है। जब भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तब जब आपको हार्ट फेल होता है या किडनी फेल होती है या आपको पैरालिसिस हो जाएगा या ब्रेन इंजरी हो जाएगा, जैसे पूरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। इसलिए जब भी आप आसनों का अभ्यास करते, देखिए डॉक्टरों के पास आप जाइए, डॉक्टर कहेंगे आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो कभी कम नहीं हो सकता।
मैं कहता हूँ 100% कम होता है। आप 3 महीने कंटिन्यूशन में करिए, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। कुछ आसन रहते हैं आर्टिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाने के, उनमें से ये भी आसन बहुत उपयोगी है। ठीक है, फिर इस आसन में गर्दन को जब ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर खिंचाव ऊपर होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स के ऊपर होता है, पिट्यूटरी पीछे जाती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, ये सभी एक साथ प्रभावित होती है। एक तो थायराइड रोग में आपको फायदा करेगा, बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, शारीरिक ग्रोथ में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होगी शारीरिक ग्रोथ में, क्योंकि इससे सभी ग्लैंड्स एक साथ प्रभावित होती है। इससे शारीरिक ग्रोथ सुचारू रूप से होती है। दूसरा, जब लंबर का भाग अंदर जाता है, लंबर का भाग जब अंदर जाता है तब आपकी इंटरनल प्रेशर आता है। अब इंटरनल प्रेशर किसके ऊपर आता है? आपके पेंक्रियाज के ऊपर आएगा, लीवर के ऊपर आएगा, स्प्लीन के ऊपर आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आएगा। इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में आपको फायदा करेगा, क्योंकि प्रेशर आता है पेंक्रियाज के ऊपर, तो पेंक्रियाज के फंक्शन प्रॉपर होंगे। क्योंकि शासन की अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद पेंक्रियाज की मसाज होती है, जिससे पेंक्रियाज के फंक्शंस फिर से शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस पोजीशन को रोक के रखते हैं। पेंक्रियाज के फंक्शन फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, आपके लीवर प्रॉपर काम करेगी, इंटेस्टाइन की मसाज होती है इसमें, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस ट्रबल की जो शिकायत है वो कभी नहीं होगी। आपकी आंतें प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देंगे। फिर इसमें क्या होता है, किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। देखिए किडनी रोग में एक तो शल्वासन, एक ये धनुरासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किडनी की मसाज होती है, देखिए कर्व बन जाता है, ऐसे कर्व बनता है, ऐसे तो नीचे की तरफ जाता है, तो ऐसे प्रेशर आता है दोनों तरफ से। ये कर्व बना हुआ है तो दोनों तरफ से प्रेशर आता है किडनी के ऊपर। जब भी किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, किडनी की मसाज होती है और उसके फंक्शंस फिर से शुरू हो जाते हैं। जो सिंक हो गई है किडनी, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाती है, जिससे किडनी बढ़ा हुआ है धीरे धीरे कम होता जाता है। किडनी बढ़ा हुआ का मतलब ये होता है कि आपकी किडनी में सिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जो किडनी के श्रिंक हो गई उसे ठीक कर दे। लेकिन योग में यदि आपने आसन किए, अकेला ये 2 आसन फायदा नहीं करते, उसमें और भी आसन देते हैं जो किडनी रोग में फायदा करते हैं। नॉर्मल पोजीशन में किडनी आ जाती है। लेकिन सर जिनको डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से उसे पता रहना चाहिए कितना एंगल पे जाके रोकना है। जब भी किडनी के पेशेंट रहते हैं, जैसे पेशेंट बिल्कुल उठा नहीं पाते हैं, तो एक हम सपोर्ट देके कराते हैं। सपोर्ट देके कैसे देते हैं वो आप देखेंगे। देखिए ऐसे पकड़ लेते हैं, आप पकड़ लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे, पेशेंट नहीं कर पाता है, ऐसे पकड़ के इस सपोर्ट देके कराते हैं। इस पोजीशन में इस तरह से रोक के रखते हैं और ये कंटिन्यूअस होगा 30 सेकंड से 1 मिनट रोक के रखते हैं, धीरे बढ़ाते हैं। इसी पोजीशन एक एंगल पर रोक के रखते हैं और इसी एंगल पर रोके रहते हैं, तब आपको बेनिफिट होता है। ऐसे जब सलवासन कराते हैं तो सलवासन में सपोर्ट देके कराते हैं, क्योंकि पेशेंट उतना नहीं कर पाता, तो हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए तो हमारे सपोर्टिंग थेरेपी है, जो हमारा पीजी डिप्लोमा योग थेरेपी कोर्स होता है, उसमें सपोर्ट देके तो सिखाते हैं। इसलिए तो बच्चे हमारे मार्केट में चलते हैं। एक बच्चा 1-1 लाख रुपए क्यों कमाता है? सब पेशेंट ठीक हो जाते हैं सपोर्टिंग से। जो एंगल नहीं बन पाता उसका एंगल बनाते हैं पकड़ के, इसलिए एकदम से बेनिफिट हो जाता है। जब तक प्रॉपर एंगल नहीं बनेगा बीमारी के साथ में, तब तक फायदा नहीं होता है। एंगल कब बनता है? जब बिगिनिंग में पेशेंट को तो नहीं बन पाता, तो सपोर्ट से कराते हैं। हर आसन को सपोर्ट से कराएंगे तो आपको एकदम से लाभ हो जाता है। तो उसमें से किडनी रोग में तब फायदा करता है जब प्रॉपर एंगल बनेगा, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, इस आसन की अंतिम अवस्था में ब्लैडर और यूट्रस भी प्रभावित होती है, इससे महिलाओं को मासिक धर्म में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। मासिक धर्म सुचारू रूप से होता है। फिर इसकी अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, पूरा शरीर तना हुआ रहता है।
जब तक ये आसन की स्थिति बनी रहती है तब ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ रहेगा। जैसे ही इस आसन से वापस आते हैं तो सर से लेके पैरों तक के भाग में ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है, जिससे किसी प्रकार का रोग नहीं रहता। दूसरा, इस आसन से हाथों का और जंघाओं की मसाज हो जाती है, जो वेरिकोज वेन्स रहती है उसमें भी फायदा करता है आपको। दूसरा, जंघा और बटक का मोटापा कम करने में भी बहुत उपयोगी है। थाई के ऊपर मोटापा है, बटक में मोटापा है, तो उसमें भी यह फायदा करेगा। इतने बेनिफिट है इस धनुरासन में, तो समझ में नहीं है तो पूछ लीजिए। सर सिंगल किडनी वाले इसको कर सकते कर हैं? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, वो एक ही पे प्रेशर आता है ना? सर बीपी में कैसा क्या है इसका? बीपी में बहुत फायदा करता है मैडम। बहुत बीपी वाले को हम पकड़ के कराते हैं, जैसे अभी मैंने पकड़ के कराया था, वैसे बीपी वालों को भी कराते हैं। इसको चेस्ट सस्पेंड होता है, लो बीपी दोनों में कराते हैं। आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती है इससे। अच्छा ठीक है। जिससे ब्लड प्रेशर, जैसे चेस्ट सस्पेंड होगा, आर्टरीज के ऊपर खिंचाव आता है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती है, ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है। हार्ट की मसाज होती है, इससे हार्ट के फंक्शन उतने होते हैं 70 से 72 बार 1 मिनट के अंदर। हार्ट जो आपका धड़कन होती है हार्ट की 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन कब रहता है? जब आर्टरीज ब्लॉक है, क्योंकि हार्ट तो प्रॉपर फंक्शन करता रहता है और आर्टरीज ब्लॉक है, तो ब्लॉकेज में जब फंक्शन करता है 70 से 72 बार, तो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता, तो आपको एकदम से बीपी बढ़ जाता है। और जब सभी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए, लेकिन जब आर्टरीज फ्लेक्सिबल होंगी आपकी, तो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है, हार्ट पंपिंग करेगा, ब्लड निकल जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। ठीक है सर, इसमें दोनों पैर चिपके रहते हैं जब पकड़ के ऊपर करते हैं? अभी बताया तो था। मतलब मेरी थोड़ी सी गैप दूर हो रहे ऊपर करते टाइम दोनों पैर। क्या हो गया? जब दोनों पैर ऊपर पकड़ते हैं तो गैप होती है क्या दोनों पैरों में? अपने पैरों में गैप होती है, अपने पैरों में गैप होती है। सर जिनको बैक पेन है उनको? हाँ, जिनको बैक पेन है उसमें नहीं करते। जिनको स्पाइन में कौन सा बैक पेन है, जिनको लोडोसिस हो गई है, जिनको बल्जिंग हो गई है, जिनको रिड्यूसिंग हो गई है, ऐसे पेशेंट को नहीं करते। एक ही पेशेंट कर सकता है जिसमें प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है, जिसमें गैप बढ़ा हुआ है, उसमें वो वाले कर सकते हैं। यदि आपने किया दूसरी बीमारी में तो एकदम से गैप बढ़ जाएगा। एक ही बीमारी में करते हैं जिसमें गैप बढ़ा हुआ हो, स्पाइन की वर्टिब्रा में, स्पाइन वर्टिब्रा में कहीं पे भी गैप बढ़ा हो तो आपको फायदा करेगा। वर्टिब्रा से लेकर टेलबोन तक। सर इसका ड्यूरेशन कितना, टाइम ड्यूरेशन कितना? टाइम इसका मिनिमम 30 सेकंड से 30 सेकंड से 1 मिनट करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो जाते हैं। 30 सेकंड से। सर इसको शुगर में कर सकते हैं? शुगर में बहुत फायदे करता है, मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज में फायदा करता है। इससे इंटरनल प्रेशर आता है पेनक्रियाज के ऊपर, उसके फंक्शन होते हैं। जो इंजन की मसाज होती है तो उसके फंक्शन शुरू हो जाते हैं। कर लो झाड़ू पोछा। तो उसमें भी फायदा करता है। सर लिगामेंट्स फ्रैक्चर है पर लिगामेंट फ्रैक्चर में नहीं करते। लिगामेंट फ्रैक्चर तो नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था। लिगामेंट फ्रैक्चर है, अर्थराइटिस है, जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गई है वो नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से घुटना पीछे ले जाके मोड़ते तो पेन शुरू हो जाता है। इसलिए वो लोग नहीं करते। तो धीरे धीरे जब घुटना फ्लेक्सिबल हो जाए फिर करेंगे। सर हाँ बोलिए भैया। सर वो इसको कितने देर होल्ड करेंगे और पीछे क्या पैर जुड़ा रहेगा, सटा रहेगा? पैर मिले रहते दोनों घुटने, इसमें घुटने मिला के ही रखते। और कितने देर होल्ड करेंगे? इसे मिनिमम 30 सेकंड। इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं 30 सेकंड्स के बाद होते हैं। ओके, ये समझ लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी बोला करो, टाइम बहुत शॉर्टेज रहता है। तुम्हें 2 मिनट 9 से ज्यादा होते हैं तुम बोलने लग जाते हो कि सर आपको 2 घंटे से ज्यादा 4 घंटे सिखाओगे क्या? आप 2 मिनट, कभी कभी पढ़ाई करने में 10-15 मिनट ऐसे निकल जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्लास में पढ़े, आपने इतना पढ़ाई करी है, बीए, बीएससी, एमए जो भी आपने पढ़ाई की है, उसमें कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते टीचर 10-15 मिनट ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको फटाफट दिक्कत होने लगती है। चलिए आप पीट के बैठ के बोल रही है। हाँ मैडम क्या कह रहे थे, बोलो जल्दी।
सर मेरा नाम वंदना बोरले है। आपके शुद्ध मन और ज्ञान को प्रणाम करते हुए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अरे इसमें क्या ज्ञान, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। आपका बड़प्पन है। धन्यवाद। ज्यादा ज्ञान मुझे कुछ भी नहीं है। चलिए पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेट जाएंगे। मिलाइए दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन के ऊपर। उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर से मोड़ के लाइए, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे, पंजे, टखने जो भी आसानी से पकड़ सकते हैं पकड़िए। उसका पैर उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पैर उठाइए, हाथ कोहनी से मोड़ते नहीं है, पैरों को ऊपर की ओर फेंकिए, सर की तरफ खींचना नहीं है, गर्दन को ऊपर की तरफ और इस स्थिर अवस्था में रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, हाथ कोहनी से सीधे, गर्दन को ऊपर ले आइए, आपको रोक के रखना है स्थिर अवस्था में। चेहरा आपका बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, इससे रोक के रखना है। इससे रोके रहिए, श्वास आपकी चलती रहेगी, श्वास को रोकेंगे नहीं, आपको एक जगह रोक के रखना है स्थिर अवस्था में। हाथों को कोहनियों से सीधे रखिए, हाथ कोहनी से सीधे, धीरे से वापस। सर घुटने नहीं मिल रही। वापस आएंगे, फाइनल वापस आने के बाद करें रिलैक्स मकर आसन में। मकर आसन रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन। दोनों पैर मिलाइए, धीरे से करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे, करवट लेके बैठ जाइए, दोनों पैर सामने, दोनों हाथ साइड में रखिए, कमर सीधी, निगाह सामने। अब करेंगे वक्रासन, दाएं पैर को घुटने से मोड़ के लाइए, बाएं पैर के घुटने की सीट में रखेंगे, दाएं हाथ को ले पीछे, स्पाइन की सीट में रखिए, बाएं हाथ को क्रॉस कीजिए दाएं पैर के घुटने के ऊपर से, हाथ क्रॉस करने के बाद गर्दन को ले पीछे की तरफ, ज्यादा से पीछे की ओर देखना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रहेंगे, दोनों कंधे गर्दन आपके एक सीध में, इस स्थिर अवस्था में रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आपको एक जगह रोक के रखना है स्थिर अवस्था में। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना, गर्दन को लाएंगे सामने, पैर सीधा कीजिए। अब करेंगे दूसरी साइड से, बाएं पैर को मिलाइए, बाएं हाथ को पीछे ले आइए, दाएं हाथ को क्रॉस कीजिए, बाएं पैर के घुटने के ऊपर से हाथ क्रॉस करने के बाद गर्दन को लेंगे पीछे की तरफ, ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर देखना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में। देखिए वापस जब भी आते हैं पहले गर्दन को सामने लाते हैं, गर्दन को सामने लाओ, उसके बाद क्रॉस किया हुआ साइड में लाओ, पैर को सीधा करो, पीछे गए बहुत बाद में सबसे लास्ट में पीछे आप जो जाता है लाभ दे, और उसके बाद दंडासन में विश्राम करते हैं, दोनों पैरों में अंतर, गर्दन के पीछे, लंबी गहरी श्वास लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए, लंबी गहरी श्वास, दोनों पैरों को लाइए, दोनों हाथ साइड में, कमर सीधे, गर्दन सीधे, निगाह सामने, लगाइए वज्रासन, दाएं पैर को घुटने से मोड़ के लाइए, दाहिने तम के नीचे रखेंगे, बाएं पैर को लाएंगे बाएं तम के नीचे, दोनों हाथ जंघों के ऊपर, कमर को सीधा रखिए, कमर सीधे, आंखें बंद, फेस रिलैक्स पोजीशन में, शोल्डर चेस्ट रिलैक्स। 2-3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को ले जाएंगे धीरे धीरे दाईं तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे ले जाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक चित में, दोनों कंधे गर्दन एक चित में रहेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे ले जाते गर्दन को। फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद चिन को और प्रेस कीजिए दाएं कंधे की तरफ, जिससे दोनों कंधे गर्दन एक चित में आ जाए। स्पाइन को सीधा रखते हैं, धीरे से वापस,
बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए। अब गर्दन ले आएंगे धीरे धीरे बाईं तरफ, बहुत ही स्लो, वेरी स्मूथली। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक चीज में, दोनों कंधे गर्दन आपके एक चीज में रहेंगे। धीरे से वापस। अब गर्दन को लेंगे ऊपर की तरफ, सर गर्दन बिल्कुल नीला छोड़िए, ऐसा फील करेंगे कि गर्दन अपने आप जा रही है पीछे की तरफ। कंधों को झुकाना नहीं, सिर्फ गर्दन को ले जाना, ये भी ध्यान रखना है आपको। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। चिन को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, जिससे गले के ऊपर अधिक से अधिक खिंचाव महसूस हो। गले के ऊपर अधिक से अधिक खिंचाव। धीरे से वापस, सर गर्दन बिल्कुल नीला छोड़ना है, ले आइए नीचे की तरफ। ठुड्डी को कंठकोप से लगाइए, दोनों कंधे सीधे रहेंगे, कंधों को आगे की ओर झुकाना नहीं है। ऐसा फील करते हैं कि गर्दन अपने आप जा रही है नीचे की तरफ, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। ठुड्डी को कंठकोप से लगाइए, इससे रुके रहिए। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। वापस आने के बाद एक बार गर्दन को फिर से ले जाएंगे दाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ ले आइए। एक सी गति से ले जाते हैं, गति में कोई परिवर्तन नहीं रहता। ले आइए जब से दोनों कंधे गर्दन एक चित बनेंगे आपके, इससे रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। वापस आने के बाद गर्दन ले आएंगे बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ ले आइए। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक चित में, दोनों कंधे गर्दन एक चित में रहेंगे, इससे रुके रहिए। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद सर गर्दन ढीला छोड़ेंगे, ऐसा फील करेंगे गर्दन अपने आप जा रही है पीछे की तरफ, बिल्कुल ढीला छोड़ना है गर्दन को। फाइनल पोजीशन में चिन को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, जिससे गले के ऊपर अधिक से अधिक खिंचाव महसूस हो। धीरे से वापस, सर गर्दन ढीला छोड़िए, जाने दीजिए नीचे की तरफ। ठुड्डी को कंठकोप से लगाइए, ठुड्डी को लगाएंगे कंठकोप से, इससे रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोके रखना है स्थिर अवस्था में। धीरे से वापस आएंगे, बिल्कुल धीरे से वापस आना है। वापस आने के बाद दोनों हाथों को ले कंधों की सीध पे, हाथ कंधों की सीध में पहुंचे, हाथों को ऊपर ले आइए। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे, हाथ टर्न कर दीजिए ऊपर की तरफ। हाथों का फिंगर लॉक बनाइए, टर्न कीजिए ऊपर, पेट को अंदर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए। इस स्थिर अवस्था में रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोक के रखना है स्थिर अवस्था में, इससे रुके रहिए। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद पैर सीधे कीजिए, पहले दाएं पैर बुलाएंगे सामने, उसके बाद बाएं पैर दंडासन में करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में अंतर रखिए, दोनों हाथ ले पीछे, गर्दन ले ऊपर, डीप ब्रीथिंग लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए, लंबा गहरा श्वसन लेते जाइए, चेस्ट को फुलाते जाइए। दोनों पैर लाइए, दोनों हाथ साइड पे, कमर सीधे, निगाह सामने। अब करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों हाथों को साइड से लाइए, कंधों की सीध में, हाथ कंधों की सीध में पहुंचे, हाथों टन कीजिए, फिर हाथों ले ऊपर, कान से मिलाइए, हथेली सामने की ओर, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, सामने देखते हुए आगे को झुकते जाइए। कमर से झुकते हैं, गर्दन को लास्ट में झुकाते हैं। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे, पंजे, टखने जो भी पकड़ सकते हैं पकड़िए, कोहनियों को प्रेस कीजिए नीचे की ओर। फाइनल पोजीशन में माथा घुटने से लगा हुआ, माथा घुटने से लगा हुआ रहेगा, इससे रुके रहेंगे।
फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, इससे रुके रहेंगे। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद दंडासन में करेंगे विश्राम। दोनों पैर बंद रखिए, दोनों हाथ पीछे ले, गर्दन के ऊपर, डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए। दोनों पैर फैलाइए, दोनों हाथ साइड में, कमर सीधे, गर्दन सीधे, निगाह सामने। अब करेंगे उच्छ्वासन। दाएं पैर को घुटने से मुड़ के लाइए, दाहिने थंब के नीचे रखेंगे, बाएं पैर फैलाएंगे बाएं थंब के नीचे, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, पैर के अंगूठे उंगली अंदर की तरफ रखिए, दोनों हाथों को सामने से लेकर ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले आइए, हाथों को घुमाते हुए एरिया के ऊपर रखिए, गर्दन ढीली छोड़िए, कमर को प्रेस कीजिए ऊपर की तरफ, गर्दन ढीली, कमर को ऊपर क्यों प्रेस करना है और इस स्थिर अवस्था में रुकी रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं। आपको देखिए चेस्ट इसमें कितना एक्सपेंड हुआ, लंबर का भाग कितना अंदर गया, नाभि के दोनों तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं, अनुभव कीजिए। वापस आने के लिए दोनों हाथों को घुमाते हुए धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद वज्रासन बैठ जाइए, बैठिए, पहले दाएं पैर को सामने लाएंगे, दाएं पैर को लाएंगे सामने, उसका बायां पैर, दोनों पैरों में अंतर रखिए, हाथ ले पीछे, गर्दन के ऊपर और डीप ब्रीथिंग लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट को फैलाते हुए, लंबा गहरा श्वास। दोनों पैर लाइए, दोनों हाथ साइड में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, निगाह सामने। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। दाएं पैर को घुटने से मुड़ के लाइए, दाहिने थंब के नीचे रखेंगे, बाएं पैर को लाएंगे बाएं थंब के नीचे, दोनों पैरों में अंतर रखिए, बटक जमीन के ऊपर रखिए। अब कोहनियों को सहारा लेके दोनों हाथ पीछे ले आएंगे, कोहनियों को सहारा लेते जमीन के ऊपर लेटना है, बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे, कोहनियों को सहारा लेते जमीन के ऊपर लेटना है आपको। लेटने के बाद दोनों हाथों में पीछे, दाएं हाथ बाएं कंधे के नीचे, बाएं हाथ दाहिने कंधे के नीचे, हाथों की कैंची जैसी आकृति बना के रखेंगे, उसके बीच में सर को रखिए और इससे रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोके रखना है स्थिर अवस्था में, इससे रुके रहिए। फाइनल पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं, आप एक जगह रोके रखना है स्थिर अवस्था में। कोहनियों को लेट जाओ मैडम, लेट जाइए, कुछ नहीं होगा, लेट जाओ, मैं कह रहा हूं आपसे। अरे पिंकी लेटता क्यों नहीं है तू? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, वापस। कोहनियों को सामने लेके उठ के बैठ जाइए, इसी पोजीशन में दाएं पैर ले आइए सामने, दाएं पैर ले आइए, उसके बाद बाएं पैर, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, करेंगे शवासन। शवासन करेंगे, पैर के पंजों को मूवमेंट कीजिए, घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस लेग मसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, पूरा शरीर ढीला, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, चेस्ट को फैलाते हुए, फेस बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और श्वास के मन को केंद्रित कीजिए। दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर ले रहे हैं, दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास अंदर लेते समय हल्की सी ठंडक, श्वास छोड़ते समय हल्की सी गर्माहट, इसी को मन पे एकाग्र करके रखना है। इस बीच में मन में किसी प्रकार के भारी विचार नहीं आएंगे। ऐसा फील करेंगे कि भारी विचारों की एक लाइन सी बनती जाती है और सर के ऊपर से गुजरती आगे निकल जाती है। आपका ध्यान सिर्फ नासिकाग्रों पर लगा हुआ है। श्वास अंदर लेते समय हल्की सी ठंडक,
नासिकारंध्रों में और श्वास छोड़ते समय हल्की सी गर्माहट। इसी को मन पे एकाग्र करके रखना है। इस बीच में मन में किसी प्रकार के बाहरी विचार नहीं आएंगे। आपका ध्यान नासिकारंध्रों पे लगा हुआ है। श्वास अंदर लेते समय और छोड़ते समय आप अनुभव ले रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल अवस्था में रहेगा। श्वास प्रश्वास के ऊपर आपका मन केंद्रित रहेगा। धीरे से आगे खोलिए, टेढ़ी पंजे मिलाइए और धीरे से करवट लेके उठ के बैठ जाइए। करवट लेके बैठिए, लगाइए वज्रासन और पद्मासन लगाइए। कमर को सीधा रखिए, कमर सीधे, आंखें बंद। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को फुलाते हुए। लंबा गहरा श्वसन लेंगे, चेस्ट को फुलाते जाएंगे। चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है, जिससे बड़ी हुई सांस आपकी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, चेस्ट आपका रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अब करेंगे 3 ओम के साथ में क्लास का समापन। धीरे से लीजिए श्वास को अंदर। फिर से श्वास को अंदर लीजिए। एक बार फिर से लीजिए श्वास को अंदर। शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़िए, लगाइए पलकों से। थैंक यू। प्लीज किसका वो ऑन था, बहुत बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, अगर बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहा है कोई? हाँ मैडम बोलिए। हाँ, ये अपन रेचक और पूरक करते समय वो अनुपात का कैसे क्या करना है? काउंटिंग कितने तक होनी चाहिए? पूरक जितना भी हो पूरक बने उससे रेचक डबल होना चाहिए। पहले कम जैसे मतलब 5 बार हुआ है तो रेचक 10 बार। हाँ हाँ ऐसा। और कुंभक? कुंभक का सब में नहीं है ना, नाड़ी शोधन में कहाँ है कुंभक? हाँ वो है, पर है तो है ना, किसी किसी में तो है, तो कितना होना चाहिए फिर? शीतकारी प्राणायाम में कुंभक है, उसमें यथाशक्ति कुंभक, जितनी आपकी क्षमता उतना कुंभक आप लगा। अच्छा, तो ये रेचक और पूरक 5 टाइम होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए 5 से, क्योंकि मेरा 5 ही होता है। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ तो कितना होना चाहिए? किस प्राणायाम की बात कर? गिनने समय, गिनते समय? नहीं, किस प्राणायाम की बात कर? सूर्य भेदन के तो सर ने अभी 5-5 राउंड ही कराए ना। बता दो। 4 गुना होना।
हाँ, पर जैसे उसमें करते हैं ना, कौन सा करवाए थे 4 का रेशा। जैसे कि अपन 5 बार रेचक कर रहे हैं तो उसका मतलब 20 तक होना चाहिए कुंभक। 20 तक। हाँ, चलो, थैंक यू। वेलकम। 4 गुना होना चाहिए कुंभक और डबल होता है रेचक। अच्छा, जैसे वो 5 के ज्यादा बार भी अपन रेचक कर सकते ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसी रेशो में फिर कुंभक और रेचक नहीं, रेचक नहीं कर सकते। पूरक अपन जितनी बार करेंगे उसका 4 गुना कुंभक और उसके बाद रेचक। जैसे करेंगे तो पूरा कंप्लीट राउंड ही रिपीट होगा ना, पूरा कुंभक रेचक सब कुछ रिपीट होगा फिर ऐसा। अपन जितनी सांस लेंगे उसी सांस के रिकॉर्डिंग अपने को कुंभक लगाना है और कुंभक के रिकॉर्डिंग ही अपने को रेचक लगेगा। अच्छा, अगर आप 10 हेलो, हाँ जी, ये शीतली कोई सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए। ये शीतली प्राणायाम में हमें हमें मुंह से सांस लेना है, मुंह से पूरक करना है और हमें दोनों नासिकाओं से कुंभक करके बाई नासिका से रेचक करना है ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, बाई नासिका से। हाँ बाई नाक से सांस छोड़ना। अच्छा, इसमें दाई नासिका का तो कोई काम ही नहीं है, बस कुंभक के टाइम ही बंद करनी है दोनों नासिकाएं। नहीं, दाएं नाक का कोई काम नहीं है। अरे काम तो है ना नाक में कुंभक लगाने में। हाँ, कुंभक लगाने में काम है, बस दोनों नासिकाओं को बंद करना है। और मैडम पर सर ने बोला है, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जब सर क्लास लेते हैं तो ऑडियो ऑफ कीजिए। इतना सब हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, अब सर का वीडियो फिर दिखता नहीं है बार बार। वो सर शासन बता रहे हैं उस समय। आज है ना, शुरू में भी प्राणायाम के टाइम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा। रिक्वेस्ट है, हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज ऑडियो ऑफ करके रखिए, उससे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों सबसे सब प्राणायाम सब आसन लग रहे हैं मेरे से, तो सुप्त वज्रासन नहीं लग रहा अभी, और 1-2 आसन नहीं लग रहे। वक्रासन भी अच्छे से नहीं बन रहा, प्रॉपर नहीं बन रहा, पूरा हाथ जमीन पे टच नहीं। विपरीत करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्रॉस वाला हाथ है ना, वो जमीन पे टच नहीं हो रहा मेरा। मैं तो घुटने ऐसे घुटने से दबाती हूँ, मेरा वेट भी है ना। मैडम वो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आने के बाद अपने आप होते चले जाएगा। अरे कब होगा? सर का एग्जाम होगा, उससे पहले हो जाना चाहिए। बस हो जाएगा मैडम, अभी तो आप 14 डेज तो हुआ है सर का क्लास करते हुए, अभी तो और 1 मंथ है, आराम से होगा मैडम। नहीं, पहले से तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, सारे आसन लग रहे हैं मेरे से। बस वो सुप्त वज्रासन नहीं लग रहा है, एक वक्रासन नहीं लग रहा है, और एक वो विपरीत करने में मेरे को झटके से उठाना पड़ता है। योगा तो सबसे पहले यही सिखाता है कि पेशेंस रखना। हाँ, ये बात तो सही। हेलो सर। हेलो, नहीं है, अपन ही है बस, सर नहीं। यार मेरे ना राइट पैर के इधर से दुखता है, ये पद्मासन लगाते ना। तो मतलब चलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये राइट पैर से पद्मासन लगाते ना मैं, तो राइट पैर के इधर से पॉइंट दुखता है मेरा। थोड़े दिन दुखेगा, जब मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी फिर नहीं दुखेगा। और यदि सर आपको पहले दुखता है तो हल्का सा बर्फ आइस पैड से सेक लो उसको, फिर नहीं दुखेगा। अच्छा सर, मेरा है ना, मैं अभी 2 दिन से आसन नहीं कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड भी बहुत दुख रहा है मेरा। लेफ्ट हैंड क्यों दुख रहा है? हाँ, क्या मालूम क्या सर, उस दिन से पावर योगा के दिन से ही दुख रहा है मेरा। पावर योगा थोड़ा कम करा करो, उससे थोड़ा सेक लेना आइस पैड लेके, आपको फिर नहीं दुखेगा वो। अच्छा ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलो, शीतकारी प्राणायाम हो गया, अब शीतली प्राणायाम। शीतकारी के बाद शीतली। देखो, किसी भी विधि लिखो, विधि लिखो पहले इसकी। किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं, मेरुदंड को सीधा रखते हैं, मेरुदंड को सीधा रखते हैं और अपनी जिह्वा की आकृति
एक नलिका जैसी बनाते हैं, नलिका जैसी। अपनी जीभ को दोनों तरफ से मोड़कर, अपनी जीभ को दोनों तरफ से मोड़ देते हैं और नलिका जैसी आकृति बना लेते हैं। उसी आकृति को ऊपर तथा दोनों नीचे के दांतों के बीच में रखते हैं। उसी आकृति को ऊपर तथा नीचे के दांतों के बीच में रखते हैं। उसी से पूरा करते हैं, उसी आकृति से पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद त्रिबंधों के साथ में कुम्भक और फिर बंध हटाकर यथाशक्ति कुम्भक करने के बाद बंध हटाकर दोनों नासिकाओं से रेचक करते हैं। इसमें दोनों नासिकाओं से रेचक करते हैं, तब इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। तब इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं जी सर। कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा, अपनी जिब्या को दोनों तरफ से मोड़कर जीभ को मोड़ लेते हैं दोनों तरफ से, एक नली जैसी आकृति बना लेते हैं और उस नली जैसी आकृति को दोनों दांतों के बीच में रखते हैं, ऊपर तथा नीचे के दांतों को, उसी से पूरा करते हैं। उसी से पूरा करने के बाद फिर कुम्भक करते हैं। कुम्भक के बाद फिर त्रिबंध लगाते हैं। यथाशक्ति बंध लगाने के बाद बंध हटाकर बाई नासिका दोनों नासिकाओं से रेचक करते हैं, तब इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। इसमें रेचक दोनों नासिकाओं से करते हैं, ध्यान रखो। यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अब सावधानियां क्या क्या रखनी है वो लिख लीजिए। जिब्या की आकृति नलिका के समान बनाना आवश्यक है। नलिका के समान बनाना आवश्यक है। यह शुरू में जिब्या की आकृति नहीं बनती है, बहुत सारे लोगों की नहीं बनेगी, नहीं बनती है तो पेंसिल या पेन दबाकर, जबकि जिनकी नहीं बनती वो जीभ को निकालो और दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रेस कर दो, या तो पेंसिल ले लो या कोई भी ऐसी वस्तु ले लो जिससे प्रेस हो, और दोनों तरफ से मोड़ने की कोशिश करो उसको। जब ये रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे बनने लग जाती है। फिर देखो नेक्स्ट, इसे ठंडे दिनों में नहीं करना चाहिए, इसे ठंडे दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा कफ संबंधी रोग होने की संभावना नहीं रहती है। कफ संबंधी रोग होने की संभावना बनी रहती है। शीतकारी शीतली प्राणायाम, शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों ही प्राणायामों को समूह में नहीं करना चाहिए। समूह में क्यों नहीं करना चाहिए? इससे मुंह से श्वास को अंदर लेते हैं। जब भी मुंह से श्वास को अंदर लेते हैं तो डायरेक्ट फेफड़ों में श्वास जाती है, और नाक से लेते हैं तो नासिकारंध्र में होती हुई जाती है। तो जो दूषित चीजें रहती हैं वो नाक को रोक लेती है, जो रोम्स रहते हैं हमारे। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट जाती है फेफड़ों में, इसलिए कभी भी इसे ग्रुप में नहीं करते। जैसे किसी को बीमारी है, किसी को अस्थमेटिक पेशेंट है या किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, और ग्रुप में बताता तो कोई है नहीं किसको क्या प्रॉब्लम है, जिसे अस्थमा एलर्जी का अस्थमा है, तो उन्होंने रेचक किया और आपने पूरक किया, तो उनके रोगाणु आपके फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी प्राणायाम, वैसे तो कोई भी प्राणायाम जब भी करते हैं आपको एकांत में करो, अकेले करो, लेकिन बाकी प्राणायाम को आप करते रहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपने कर लिया शीतली और शीतकारी, तो आपको लाभ कुछ भी नहीं होगा, आपको हानि होगी। इसलिए हमेशा शीतली शीतकारी प्राणायाम ग्रुप में नहीं करना चाहिए, अकेले एकांत में करना चाहिए। जितने भी शिविर लगते हैं गलत लगते हैं। जिन लोगों को, नेक्स्ट लिखो, जिन लोगों को शीतकारी रोग हो, जिन लोगों को शीतकारी रोग हो, जैसे
अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो आपको, हमेशा ठंडी रहती हो, ठंडी की शिकायत बनी रहती हो, कफ संबंधी रोग होते रहते हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करना। अब इसके लाभ लिखिए। शीतली तथा शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से, शीतली तथा शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में शीतलता आती है। शीतलता, जिससे मन आपका शांत रहता है, जिससे मन शांत रहता है। जिन लोगों को गर्मी की शिकायत रहती है, जिन लोगों को गर्मी की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत लाभदायक माना गया है, बहुत लाभदायक माना गया है। शीतली शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से जो पेट में दर्द होता है, उस दर्द को दूर करने में बहुत उपयोगी है। जैसे आपको कभी दर्द हो रहा है और आप दर्द के समय आप पानी की पट्टी रख लो, ठंडी पानी की पट्टी रख लेते हैं, तो पेट दर्द एकदम से कम हो जाता है। सर पेट दर्द? हाँ, एकदम कम हो जाएगा आपका। जब भी आपको ठंडी, जिनको गैस सवाल होती है, गैस के कारण दर्द हो रहा है, वो लोग पानी की पट्टी रख लें पेट पे, मसाज से एकदम से रिलैक्स होंगी और आपका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में आप रखिए, डायबिटीज आप एकदम से फायदा हो जाएगा। पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी रखो तो आपको लाभ होता है, लेकिन कम से कम आधा घंटा रखिए, आपको एकदम लाभ हो जाता है। वैसे ही तो जिनको जो शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं, उनको पट्टी रखने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही शीतलता इतनी उत्पन्न हो जाती है, वो ठंडे रहते हैं, इसलिए तो सिर्फ ठंडों के दिनों में नहीं करते। देखिए, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते, मैं आपको बार बार बताऊंगा, यही बोल, प्राणायाम को हमेशा बीमारी के अनुकूल करना चाहिए। कौन सी बीमारी में कौन सा प्राणायाम करते हैं, और ऋतु के अनुकूल करना चाहिए। कौन से ऋतु में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ये आपको पता रहेगा तो आप सक्सेस हैं। आप गधे घोड़ों की तरह चलते हैं, जैसे मार्केट में चलते आ रहे हैं, कभी भी कोई प्राणायाम करा दिया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप हानि होगी। इसलिए आपको हमेशा समझ के प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़ों में श्वास जाती है। हाँ यादव मैडम, क्या कह रही है बताओ? सर मासिक धर्म के पेट दर्द में कर सकते? मासिक धर्म में करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंद मत लगाना, सिर्फ पूरक करना और रेचक करना, बंद मत लगाना, ठीक है। चलिए, कितने करने की? नेक्स्ट लिखो। इस प्राणायाम के अभ्यास से भूख तथा प्यास पर भी काबू पाया जा सकता है। भूख और प्यास भी नहीं आपको लगेगी। इस प्राणायाम के अभ्यास से भूख तथा प्यास पर भी काबू पाया जा सकता है। सुबह सुबह, नेक्स्ट लिखो, सुबह सुबह गर्मी के दिनों में यदि हम 21 राउंड रोज करते हैं, गर्मी के दिनों में 21 फेरे रोज कर लेते हैं, तो थकान महसूस नहीं होती है और न ही शरीर के अंदर गर्मी की शिकायत होती है। शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनी रहेगी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उसमें भी ये फायदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका मन बहुत चंचल वृत्ति का है,
हमेशा उत्तेजना रहती है शरीर के अंदर, उत्तेजित व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि मन के अंदर शांति उत्पन्न करता है। कितने फायदे हैं इस प्राणायाम के? बोलो। सर जैसे ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, लेकिन तासीर ठंडी है व्यक्ति की, तो करना चाहिए क्या? गर्मी की ऋतु में कर लीजिए मैडम। गर्मी की ऋतु में क्या, गर्मी कितनी भी साथी ठंडी रहती है, लेकिन फिर भी जो है अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं करना चाहिए। तो तासीर ठंडी वाले कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं जी सर, थैंक यू। गर्मी में तो कितनी भी साथी ठंडी हो, तब भी आपको एकदम से गर्मी लगती है, तो गर्मी दूर करना। यदि आपने ये आपने रोज कर लिया सुबह सुबह और आप धूप में निकल जाओ, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम आप गर्मी के सर्दी के दिनों में करो, आके ठंडे पानी से नहा लो और कपालभाति कर लीजिए और सूर्यवेदन प्राणायाम कर लीजिए या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम सूर्यवेदन प्राणायाम कर लीजिए, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट रहेगी और आपको कभी भी ठंडी महसूस नहीं होगी। ठंडी की शिकायत नहीं हो सकती आपको, जो सर्दी जुकाम खांसी आ जाती है वो नहीं होगी आपको। ये प्राणायाम फायदा बहुत करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो पता है, 2 श्वास इधर से ले लेते हो, 2 श्वास इधर से ले लेते हो। कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 21 राउंड मिनिमम। जब भी आप किसी प्राणायाम को करते हैं तो मिनिमम आपको 21 राउंड करते हैं, तब फायदा होता है, उससे फायदा नहीं होता। अब लिखो भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम की प्रक्रिया कुछ लोहार की भाती की तरह होती है। लोहार की भाती रहती है, धौंकनी जो पंपिंग करता है होती है। लोहार सर? हाँ, लोहार की धौंकनी जैसी होती है, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से लोहार की धौंकनी जैसी होती है, वो धौंकनी, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। भस्त्रिका संस्कृत भाषा का शब्द है। भस्त्रिका संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लोहार की भांति होता है। लोहार की भांति होता है, ठीक है। अब इसके विधि लिखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो या सिद्धासन हो, फिर एनी कंफर्टेबल पोजीशन हो, लेकिन कमर को सीधा रखते हैं। कमर को सीधा रखते हैं। उसके बाद कपालभाति करते हैं। कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने के बाद फिर सूर्यवेदन प्राणायाम का त्रिबंधों के साथ में अभ्यास करते हैं। पहले आपने कपालभाति की, कपालभाति करने के बाद त्रिबंध लगाते हैं, पूरक करते हैं, पूरक, उसके बाद कुंभक, उसके बाद त्रिबंध। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए सीधा था कि भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति प्लस सूर्यवेदन मिलके बनता है। कपालभाति प्लस सूर्यवेदन। तो शुरू में आप ज्यादा कपालभाति करोगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा था, तो जैसे ही आप त्रिबंध लगाते हैं तो आप त्रिबंध नहीं लगा पाएंगे। त्रिबंध नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो इसलिए स्लो मोशन में करते हैं।
सबसे पहले आप कपालभाति कीजिए। आप 10 राउंड से स्टार्ट करो। 10 बार आपने कपालभाति की, 10 बार कपालभाति करने के बाद 1 राउंड सूर्यवेदन प्राणायाम का कर लिया, तब वो 1 राउंड कंप्लीट होता है दोनों को मिला के। और ऐसे ही आपको 21 राउंड करनी है। यदि आपने 21 राउंड रोज कर लिए तब समझिए कि आपकी बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी। और सर्दी में कहीं पे भी आप निकल जाइए आपको सर्दी नहीं लगेगी। वैसे भी आपको कहीं गए और आपको ठंडी लग रही है तो आप कपालभाति करो। आपने 10 मिनट कंटिन्यूशन में कपालभाति कर लिए, 10 मिनट में पसीना निकलने लगेगा, इतनी गर्मी आ जाएगी। बहुत बार ऐसे कहीं जा रहे हैं भैया, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कपड़े रह गए, नहीं ले जा पाए ओढ़ने के, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो सिकुड़ रहे, सिकुड़िए मत, आप सीधे बैठ जाइए और कपालभाति स्टार्ट। हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं और कोई चीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमको लगता है अरे लोग क्या कहेंगे। ये आपको गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है आपको कि लोग कुछ नहीं कहते। लोग कहेंगे हाँ कितना अपना अभ्यास कर रहा है आदमी यार, और आपको पूछने के लिए आ जाएंगे। अब तो योग है, अब तो कोई भी आप योग की चीजें छोड़ दो, फट से पूछने के लिए आ जाते हैं। आपको 1.5 महीने का कोर्स कर रहे हैं, पड़ोसी से पूछना कि आप किसी से पूछना कि मैं 1.5 महीने का कोर्स कर रही हूँ, फट से कह देंगे मेरे मोटापा कैसे कम होगा बता दे यार, मेरे तो बहुत मोटापा बढ़ रहा है। जैसे फटाफट आप इंजेक्शन लगा देंगी और एकदम से मोटापा कम हो जाएगा। फिर कहेंगे ये आसन करो, अरे इतना टाइम कहाँ रहता है, हस्बैंड को खाना भी बनाना रहता है, टिफिन भी बनाना रहता है, ये दिक्कत आती है, बच्चों को पढ़ाना रहता है। अरे अपने लिए समय तो निकालो यार। तुम जो टीवी पे और व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगे वो कम कर दो, वो कम करके इसमें आ जाएगी योग में, तो आपकी धीरे धीरे वो आदत भी छूट जाएगी जो व्हाट्सएप पे दिन भर लगे रहते हैं। उसके लिए तो समय रहता है, लेकिन अपने शरीर के लिए समय नहीं देता। तो जब भी आप करते हैं, जैसे आप जाइए, देखिए ट्रेन में आपने देखा होगा मुस्लिम कितने अपने धर्म के पक्के हैं। जब उनका नमाज का समय होता है, आपने देखी वहीं जाएंगे, मुंह धो लेंगे और फटाफट कोई भी कोना पकड़ के शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं देखो कितना धर्म के पक्के हैं यार, कोई इनको गाली नहीं देता, धर्म के पक्के बता देते। उन्होंने वहां पे भी किया। कई रास्ते में तो देखा है, इससे जा रहे हैं बाइक से और उनका समय हो गया, बाइक खड़ी है और सामने बैठ के वहां पे कर रहे हैं, सड़क के किनारे अपना धर्म निभाते हैं। तुम तो अपने शरीर के लिए नहीं कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम्हें शर्म लगती है। कभी भी आप जाते हो रिलेटिव्स के यहाँ, अरे यहाँ क्या करना, कैसे करेंगे, क्यों भैया? आप उनके जगने से पहले जाओ, कर लीजिए। ये आपको अपने शरीर के लिए करना पड़ेगा। आपका जो सोच है, जो विचार है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज योग को सब जगह सब लोग लाइक करते हैं। मैं तो अपने घर जाता हूँ, आगरा जाता हूँ, तो जिसके घर पे जाता हूँ कोई कहने लगती है यार मेरे को, कोई कहेगा मेरी सासू को दर्द हो रहा है घुटने में, उनको ठीक कर दे। कोई कहेगा मेरे ससुर को दर्द हो रहा है कमर में, उनको ठीक कर दे। कोई कहता है पड़ोसी को हो रहा है यार, उसको भी बुला के ले आती हूँ तो उसको भी कर दे। तो योग के लिए तो सब तैयार बैठे रहते हैं, और आप ये सोचते रहोगे, यही सोचते रहेंगे तो ये जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप तो जितनी चीजें बांटो, जितना बांटते जाओगे उतना सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, उतने सक्सेस हो जाएंगे। और आप बांटेंगे नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते इसमें, जितना आप मेहनत करोगे। मैं बताऊं, मैंने कोर्स किया 94 में, वो 84 में मैंने कोर्स किया था। और कोर्स करने के बाद वहां पे केवल हम लोनावाला से दूर एक रेलवे कॉलोनी थी, वहां पे एक इंस्पेक्टर रहते थे, मिश्रा जी, आरपीएफ इंस्पेक्टर थे। वो मेरे दोस्त थे, तो जब भी निकल के जाता था मैं मार्केट, उनके घर में बिल्कुल रास्ते में ही था, तो उनके घर से मिलता हुआ निकलता था हमेशा। मेरे यहाँ के रहने वाले थे। तो एक दिन भी कमर में दर्द हो रहा था, मेरे से पूछा कि योग से ठीक हो जाता है कमर दर्द? मैंने कहा हाँ 100%। मैंने तो कोर्स करा ही था। मैंने डॉक्टर भागवत से पूछा
इसमें कमर दर्द में क्या क्या करा थे, उन्होंने सब फॉरवर्ड बेंडिंग बता दी, मैंने कराया तो उनका दर्द बढ़ा। मैं दूसरे दिन कराने गया, मैंने कि कैसा लगा, कि कल से थोड़ा दर्द बढ़ गया। तो मैंने कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे कहते थे लोग कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। फिर मैं उसके दूसरे दिन गया तो बोले और दर्द बढ़ा हुआ है। मैंने कि मैंने आपको बताया था ना पहले बढ़ता है फिर घटता है। फिर मैं तीसरे दिन गया तो जैसे मैंने बेल बजाई तो उनकी मिसेज निकल के आई, मिश्रा जी तो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैंने कि क्या हो गया, बोले दर्द इतना बढ़ गया था कि वो चल नहीं पा रहे थे। क्यों कि मुझे जिसने बताया था डॉक्टर ने, उसने मुझे सही सलाह नहीं दी। उस दिन से मैंने शुरुआत की माइंड उपयोग करने की, बिना किसी के पूछे अपने दिमाग का उपयोग करता था, देखता कौन सी बीमारी में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अपने आप मैंने रिसर्च किया। और आज मेरे पेशेंट में तुम कोई भी बीमारी का ला दीजिए, तो डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन के वाला कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जो पेशेंट हिल नहीं पा रहा, 10 मिनट की थेरेपी में वो पेशेंट खड़ा हो जाएगा, 10 मिनट की थेरेपी में। वो डॉक्टर भागवत मेरे पास भेजते हैं पूना से पेशेंट यहाँ पे कि यार मैं नहीं कर पाता, तुम कैसे कर देते, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। क्योंकि माइंड का उपयोग ही नहीं करते। जब तक इसमें सेंस यूज नहीं करोगे योग में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। देखने घोड़े की तरह दौड़ते हुए आसन कराते हैं टीवी पे, और आप कहते हैं इनसे क्या नहीं, कोई नहीं है। आपको पता है वो क्या कराते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ आप तो टीवी पे देख लेते हैं, वही सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज देखिए व्हाट्सएप पे कितने प्राणायाम डाल रहे हैं, कोई शीतली शीतकारी भी डाल रहा है, ये प्राणायाम करो कोरोना दूर हो जाएगा। वो मर जाएगा जल्दी शीतली शीतकारी प्राणायाम करेगा तो लोगों को पता तो नहीं, उनको ये नहीं पता है कि कोरोना में क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीज हमारी डैमेज होती है, उसे कैसे बचा के रख सकते हैं, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ये पता ही नहीं है। कुछ भी कराते चले जा रहे हैं। तो जब तक आप सोच रहे हो अरे कितने ज्ञानी है, मुझे मालूम है कितने ज्ञानी है। आसन अच्छा करना जिम्नास्टिक की तरह वो अलग बात होगी, उसका कोई महत्व नहीं है। सिंपल सिंपल आसनों का महत्व है यार, जो बीमारी में काम आते हैं उनका अभ्यास करो, उनको सही से सीखो। वही हम सीखते नहीं है, हम देख ही देखा करते हैं। बिल्कुल देख लिया, जो टीवी पे आ रहा सबसे अच्छा है, 90% गलत आता है, मुझे पता है। इसलिए आपको कोई भी चीज करनी है तो उसे समझ के करिए, साइंटिफिक तरीके से देखिए। जब तक आप साइंटिफिक तरीके से नहीं देखेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो इसको जब भी आप प्राणायाम का किसी का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ के करना है, ठीक है। सर क्या लिखा तुमने? सर ऑफिस हमारा सेंट्रल एसी है, तो उसमें क्या अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं? किसमें? हमारा ऑफिस सेंट्रल एसी है सर। हाँ करो ना अनुलोम विलोम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत। प्राणायाम का अभ्यास करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कभी भी कर लीजिए, उज्जाई प्राणायाम कभी करिए, आपको लाभ ही लाभ देंगे। आप करके देखिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करो, 21 राउंड आप रोज करिए, और आपने 2-3 बार कर लिया 21 राउंड, आपकी माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, शरीर में एकदम स्फूर्ति बनी रहेगी। आप कभी भी सीढ़ियों पर चढ़ते, लिफ्ट से मत जाइए, सीढ़ियों चढ़ते चले जाइए, आपको बिल्कुल श्वास की गति नहीं बढ़ेगी, न थकान होगी। आदमी 5 सीढ़ी नहीं बढ़ पाता, चल जाता, चढ़ बैठ जाता है। कहीं 10 सीढ़ी होंगी तब भी तो वो लिफ्ट से जाएगा, क्योंकि 10 सीढ़ी चढ़ने में तो उसे बहुत दिक्कत होती है। मैं तो कितनी बार जाता हूँ 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता हूँ, मेरी तो ब्रीदिंग नहीं बढ़ती। क्यों? कि मैं रोज योगा करता हूँ, रोज प्राणायाम करता हूँ। जब तक आप इसको करोगे नहीं तो आपको भैया कोई लाभ नहीं है, और कर लिए तो आपको 100% लाभ है। इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है, योग से अच्छी आज के युग में सब मेडिसिन फेल हो गई है उसके सामने। लोग ताज्जुब करते हैं कि यार कैसे स्लिप डिस्क है, तो ऑपरेशन से ठीक होनी थी, कैसे हो गई? तो होती तभी है जब पता रहता है अपने को। अब लोगों को पता तो जैसे आप योगी के किसी के पास जाते हैं और टक सीना वो भुजंगासन करा देता है आपको,
कमर में दर्द मतलब भुजंगासन। ऐसी बाबा को देख लो, कमर में दर्द कहेगा भुजंगासन के सब दर्द दूर हो गए कमर के। कहां से दूर हो जाएंगे भैया? कमर दर्द भुजंगासन से, उसी का एक आसन से पहले तो किसी का दर्द कम नहीं होता, समझ लीजिए आप। हर बीमारी के एक ग्रुप ऑफ आसन है, उतने आसन करेंगे तब फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक ग्रुप पे पूरे आसन कर लेंगे तब बेनिफिट होता है। और कौन सी बीमारी में, स्पाइन की कौन सी बीमारी में कौन सा आसन करना चाहिए ये आपको पता रहना चाहिए। यदि आपने गलत तरीके से करा दिया तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कल आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? परसों संडे को स्पाइन, स्पाइन में बताए थे कि नहीं? अलग अलग आसन बताए होंगे उन्होंने। यस सर। फिर स्पाइन में कितनी वर्टिब्रा होते हैं, कौन से वर्टिब्रा में क्या प्रॉब्लम हुई, एक एक चीज बता दी होगी आपको। अभी थेरेपी नहीं बताई सर। अरे बता देंगे, अब बता देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को करते हैं तो जब तक योग में सही नहीं करते तब तक कोई लाभ नहीं है। हम गलत तरीके से कराते हैं। आप एक चीज बताइए, हमारे यहाँ 3 साल में होता है, दूसरी जगह 2 साल में होता है। हमारे यहाँ क्यों भीड़ लगी रहती है? यूनिवर्सिटी में क्यों भीड़ लगती है? क्यों एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चों को लेते हैं 100 बच्चे भरते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मेरे यहाँ का पास आउट बच्चा, मतलब मेरा नहीं, मैं तो नौकर हूँ, विश्वविद्यालय का जो पास आउट बच्चा अपने योग डिपार्टमेंट का, वो कभी भूखों नहीं मर सकता, पूरी फैमिली को पाल देगा। इतना पैसा है इसके अंदर। एक पेशेंट से 8-10 हजार रुपए लेते हैं, 5-7 मिनट लगते हैं पेशेंट में थेरेपी देने के लिए। लेकिन आपको आना तो चाहिए। लोग आके खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आता। जब तक इंदौर में तो इतना चलन है घर पे कराने का कि बहुत ज्यादा, ऐसा दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं है। इंदौर में सबसे ज्यादा है। फिर मेट्रो सिटी में देते, दिल्ली में, बम्बई में, ऐसी सिटियों में। लेकिन इंदौर में बहुत ज्यादा है। हर कोई घर पे करना चाहता है और थेरेपी लेना चाहता है। कोई घंटों घंटों योग करने से थोड़ी बेनिफिट होता है। बीमारियों के हिसाब से आपको 10-15 मिनट की थेरेपी रहती है, वो आपने दी और पेशेंट ठीक, तब तो आपको बुलाएगा। और जो आप उसी को गलत दे दोगे तो कहां से बुला लेगा? तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक योग में कोई चीज आप सही नहीं करते तब तक आपको बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट तभी होता है जब आप सही तरीके से करते। बताइए क्या करी मैडम? प्राची मैडम चुंगली कर रही थी आप, मेरे हस्बैंड को कमर में दर्द है, कुछ महीनों से है। मैडम उसका एक एक्सरे निकलवाओ डिजिटल, उसकी रिपोर्ट देखेंगे, फिर बता देंगे ये करो तो ठीक हो जाएगा। 400 रुपए लगते हैं सर डिजिटल एक्सरे के, ज्यादा नहीं लगते। और उसको बोलते इसमें कोई कमीशन नहीं है, तो वो कमीशन के पैसे नहीं लेगा। नहीं तो आजकल हर कोई घर, किसी में जब भी आप जाते हैं कराने के लिए तो कमीशन के पैसे लगते हैं उसमें। फटाफट वो अकाउंट में डाला, आजकल नेट का खेल है पूरा, तो फटाफट पैसे लिए उनके अकाउंट में चले जाते उतने पैसे। तो कहती है इसमें मेरी बात करा देना कि क्या निकालना है, उन्हें कर दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सबके पैसे बंधे हुए हैं। इसलिए आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा अच्छा MRI निकालो, क्योंकि MRI में उन्हें 3000 रुपए मिलते हैं, एक्सरे में 100 रुपए मिलते हैं। तो वो 3000 रुपए लेगा कि 100 रुपए लेगा? तो इसलिए कोई भी चीज को आप समझ के करिए मैडम, ऐसे बेनिफिट नहीं होता। एक्सरे करवाना होगा। बिल्कुल डिजिटल करा लो, डिजिटल एक्सरे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। चलो, तो क्या लिख रहे थे यार? उस कंप्लेंट में कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ। तुम बताओ क्या पढ़ा रहा था तुम? भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम उसकी दी कल पढ़ाएंगे मैडम, देर हो जाएगी फिर। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।